Hello everyone, welcome to ACADEXL. Myself Dipali and I'm your biology mentor. और आज हम लोग बच्चे कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ केमिकल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो अभी तक जितना हमने कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ा था उसमें हमने सारे ही हार्मोन्स को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है, बट कुछ चीजें जो बची हैं उनको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के हमारे मेन टॉपिक्स। अच्छा, इससे पहले कि अगर मैं थोड़ा सा रिकैप जितना आप लोगों ने पहले पढ़ा, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में बता के चुकी हूँ कि आप लोगों ने एड्रीनल को कंप्लीट कर लिया है, पेनक्रियाज को कंप्लीट कर लिया है। आई होप वो चीज आपके समझ में आ गई होगी और तभी आप लोग फोर्थ लेक्चर की तरफ बढ़े। फोर्थ लेक्चर में बच्चों आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं टेस्टिस, ओवरीज और इसी के साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। चलिए सबसे पहले देखते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं। फर्स्ट होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ टेस्टिस एंड हार्मोन्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर टेस्टिस एंड हाउ डज इट परफॉर्म द फंक्शन टू फॉर्म अ हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन, और उसका किस तरीके से रोल है एक ह्यूमन बॉडी में। सेम गोज विथ इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरी एंड इट्स हार्मोन्स, यानी ओवरी फीमेल्स में, जैसे टेस्टिस मेल्स का है, ओवरीज जो है वो फीमेल्स में प्रेजेंट रहती हैं और वो किस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल करती है और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन विद इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स एंड विद एक्स्ट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बड़ा ही मजेदार लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग एंड तक देखिएगा। यूजुअली ऐसा होता है बच्चे पहले ही कंक्लूड निकाल लेते हैं कि मैम ये बड़ा बोरिंग चैप्टर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो इसको ऐसे करा दो मैम, इसको खत्म करा दो। तो पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो तुमको जल्दी समझ में आएगा। रटते रहोगे, बिना समझे पढ़ोगे, या मैं कह सकती हूँ बिना मन से पढ़ोगे तो तुमको शायद कभी भी ना समझ में आए और तुम उसके लिए हर बार ऐसे ही करते रहोगे, मैम ये अभी नहीं आया, बाद में नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो वो एक्सक्यूजेस आर ऑलवेज देयर, बट इफ यू आर विलिंग टू डू द थिंग यू कैन। चलो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस क्या होता है बेटा? टेस्टिस जो है एक स्ट्रक्चर है जो कि फाउंड होता है मेल्स में, ह्यूमन मेल में। ठीक है, सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक। नाउ व्हाट आर स्क्रोटल सैक? स्क्रोटल सैक बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ह्यूमन बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट रहती है, यानी ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट रहती है। एब्डोमेन क्या होता है बच्चे? जब आपका डायफ्राम, मैंने ये चीज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी बताई थी, डायफ्राम के ऊपर वाले जितनी चीजें हैं वो आपकी थोरेसिक चीजें हैं, और डायफ्राम के नीचे की अगर मैं बात कर दूं तो सारा काउंट होता है एज योर एब्डोमिनल रीजन। तो जितना आपका एब्डोमिनल रीजन है वहां पे प्रेजेंट रहेंगी टेस्टिस, और टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट रहती है आउटसाइड एब्डोमेन। और इसमें भी अगर मैं मेल्स की बात करूं तो स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म बनने का फॉर्मेशन है, या मैं कह सकती हूँ जो स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो होगा वो रिक्वायर करता है बॉडी से कम टेम्परेचर, यानी स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर है उससे 1-2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड रहती है टेस्टिस। ठीक है, स्क्रोटल सैक में, अलग ही सैक में लोकेटेड रहती है, जिसके कारण इजीली वो मेंटेन हो सकता है टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म of male individual. Testes perform dual function as a primary sex organ. पहली बात तो कर क्या रही है, ये फंक्शन क्या है इसका? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनाती है ये। ठीक है, सेकेंड काम क्या करती है ये? एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम कर रही है। एंडोक्राइन ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट कर रही है, इसका मतलब ये है ना, कोई भी चीज को अगर तुम ग्लैंड बोल रहे हो तो वो कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट कर रही है, सिंपल। Testes is composed of seminiferous tubules and stromal or interstitial tissues. The Leydig cells or the interstitial cells, they are present in the intertubular spaces to produce the group of hormone called androgen, mainly testosterone. चले देखें इसको किस तरीके से प्रेजेंट रहती हैं ये सारी चीजें। चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखो बच्चे, कुछ इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है मेल्स के अंदर, जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत सारी होती है, ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, इसको भी कंप्लीट कर देती हूँ मैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती है जिनको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। These are seminiferous tubules, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लोकेटेड रहेंगी कुछ सेल्स जिनका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। अब होता क्या है ना बच्चे, ये बोल रहा है कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इनके बीच में कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहां पे लेडिक सेल्स प्रेजेंट है, और ये जो लेडिक सेल्स है या इंटरस्टिशियल सेल्स है ये प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन्स। क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा जी ये लेडिक सेल्स? एंड्रोजन। एंड्रोजन्स एक्चुअल में क्या होता है, मेन एंड्रोजन, एंड्रोजन हम बोलते हैं कुछ ऐसे हॉर्मोन्स को, हॉर्मोन्स याद रख लो आप एंड्रोजन से। अब मेन एंड्रोजन जो होगा ना आपका, आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, मेल्स के अंदर मेन एंड्रोजन जो होगा वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन जब भी मैं नाम ले रही हूं ये होगा टेस्टोस्टेरोन, ये होगा टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? तो हो क्या रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं लेडिक सेल्स, या फिर इनको क्या बोला जा सकता है, इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि प्रोड्यूस करेगी कुछ एंड्रोजन्स, और उन एंड्रोजन्स में से एक एंड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो यही बोल रहा है, द टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, द लेडिक सेल्स और द इंटरस्टिशियल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द इंटरटेब्यूलर स्पेसेस produce a group of hormone called androgen, और एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन। तो बहुत सारे एंड्रोजन्स है, पर एंड्रोजन्स में भी आपको जो पढ़ना है मेन एंड्रोजन जो है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अगला, एंड्रोजन्स रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड द फंक्शन ऑफ। अब एंड्रोजन्स का काम क्या आ रहा है बच्चे, एंड्रोजन्स का एक्चुअल काम क्या है, एंड्रोजन्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल के अंदर क्यों कोई हार्मोन प्रोड्यूस होगा। अगर मैं एंड्रोजन्स बोल रही हूँ, मैं टेस्टोस्टेरोन की बात कर रही हूँ। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शन प्ले करता है, सबसे पहला, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, द फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडर्मिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, जितना भी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस, उसको कंप्लीट रखना, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग रखना, सारा ही काम कौन इंश्योर करता है, एंड्रोजन्स, और उसमें भी कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे ये देखो सारे एपिडेमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमेन वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा, ये सारी ही चीजें रेगुलेट की जाती है, कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड की जाती है बाय एंड्रोजन नोन एज टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, these hormones stimulate the muscular growth of facial and axillary hair, aggressiveness, low pitch, जितने भी इनको हम काउंट करते हैं एज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। what is secondary sexual characteristic? सी, मेल्स के अंदर अगर मैं बात करती हूँ आफ्टर प्यूबर्टी कुछ कुछ चेंजेस होंगे, सेम गोज विथ फीमेल्स, पर फीमेल्स और मेल्स में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं। अगर मैं मेल्स की बात करूँ तो उनमें जो चेंजेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि वॉइस पिच जो होता है वो थोड़ा सा बेस हो जाना, हेयर, एक्सिलरी हेयर का ग्रोथ हो जाना, फेशियल हेयर का ग्रोथ हो जाना, बियर्ड, मुस्टैच, ये सब चीजें विजिबल होती है, ठीक है। इसी के साथ एग्रेसिवनेस, जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा फर्म हो जाती है ना, वो सॉफ्ट, जैसे अगर लड़कियों का स्किन देखो तो दैट इज वेरी मच सॉफ्ट, लड़कों का देखो तो थोड़ा सा फर्म होता है, थोड़ा सा रिजिड होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। लो पिच वॉइस, जैसा अभी मैंने बताया बेस पे थोड़ी सी आवाज, तो लो पिच वॉइस जो होगी, ये सारे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स
ये जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट और कंट्रोल किए जाते हैं बाय दी एंड्रोजन्स, ठीक है, और उस एंड्रोजन में भी टेस्टोस्टेरोन। अगला, androgens play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis. What is spermatogenesis? It is a very important process of formation of spermatozoa या formation of sperms. What are sperms? Sperm are male gametes. ठीक है, तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? टेस्टोस्टेरोन की करेक्ट अमाउंट में फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, androgens act on the central neural system and influence the male sexual behavior libido. तो ये लिबिडो को भी कंट्रोल करता है। तो व्हाट इज लिबिडो? मेल सेक्सुअल बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड लिबिडो। और लिबिडो को भी कंट्रोल करने के लिए कौन बैठा है? कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, these hormone produce anabolic synthetic effects on proteins and carbohydrate metabolism. ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन plays a very important role in a male hormone, I mean in a male's life. So it is a very important male hormone, ठीक है। काम क्या क्या है अभी अपन ने पढ़ ही लिया है। मेल में जितने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं वो सारा कंट्रोल एंड रेगुलेटेड किया जाता है बाय टेस्टोस्टेरोन। सेकेंड, मेल में मेल सेक्स सेल का फॉर्मेशन होगा बाय टेस्टोस्टेरोन। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन इज अगेन बाय टेस्टोस्टेरोन। लिबिडो इज बाय अगेन टेस्टोस्टेरोन। तो हर चीज जो मेल के अंदर कंप्लीट हो रही है वो सारी ही चीजें कौन रेगुलेट करेगा? टेस्टोस्टेरोन। एक ऐसा एंड्रोजन जो कि पूरा का पूरा, मतलब एक ऐसा एंड्रोजन जिसको मेनली हम लोग पढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन को मेनली पढ़ा जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कैसे हो रहा है वो भी अपन ने देख लिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट रहती है, वो सेल्स प्रोड्यूस करती है ये एंड्रोजन, जिसमें मेन एंड्रोजन कौन होगा? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं ओवरीज के बारे में। तो अब जैसे मेल्स के अंदर, जैसे हमने अभी मेल्स की बात करी थी उसमें हमने टेस्टिस देखा, वैसे ही फीमेल्स के अंदर ओवरीज प्रेजेंट रहती है और फीमेल हैव पेयर ऑफ ओवरी, सेम लाइक मेल्स हैव पेयर ऑफ टेस्टिस, सेम गोज विद फीमेल्स, फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड इन दी एब्डोमिनल सेगमेंट। अगेन लोकेशन कहाँ है? वही सेम जगह पे है लोकेशन, एब्डोमिनल सेगमेंट यानी बिलो दी डायफ्राम लोकेटेड है। नेक्स्ट, ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। तो ओवरीज बच्चे होती क्या है? ओवरीज बेसिकली प्रेजेंट रहती है इन दी एब्डोमिनल कैविटी ऑफ फीमेल और क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम। एवरी मंथ एक फीमेल जो है वो एक एग फॉर्म करती है। अब इसका फॉर्मेशन देखना ध्यान से, होता क्या है? चलिए इसका फॉर्मेशन देखते हैं। अगर हम ये एक ओवरी देखें तो इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है एक सेल और उसके आसपास फॉलिकल। इसको हम कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ओवेरियन फॉलिकल। अब होता क्या है ना बेटा जी, ये ओवेरियन फॉलिकल जो होता है ये फॉर्म कैसे होता है? क्योंकि इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो बीच में एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसको हम कहते हैं oocyte, और साइड के जितने स्ट्रक्चर हैं इसको हम कहते हैं फॉलिकल्स। तो फॉलिकल बेसिकली सपोर्टिव होते हैं और oocyte जो होगा ये आपका एग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब ओवेरियन फॉलिकल का अगर मैं फॉर्मेशन देखूं तो ये सबसे पहले बनना किस तरीके से शुरू होगा? तो ओवेरियन फॉलिकल जो है ये सबसे पहले इस तरीके से फॉर्म होना शुरू करता है। बस अभी इतना ज्यादा फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, बस oocyte है और बहुत प्राइमर स्टेज पे oocyte है और एवरी मंथ ये चीज फॉर्म होगी, है ना। और साथ में क्या है? फॉलिकुलर सेल्स, बहुत कम फॉलिकुलर सेल्स है, ये बनता है। अब इसके बाद जब इसको मैच्योर होना है तो उसके लिए ये रिक्वायर करता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं हम एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एफएसएच की प्रेजेंस पे होता ये है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक स्ट्रक्चर बन जाता है और कह लो मेच्योर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे बच्चे इसको?
ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बन गया है इसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल क्या काम करता है, ये बनाता है, ये फॉर्म करता है एस्ट्रोजन को, ठीक है, इट विल फॉर्म एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन जरूरी है ना, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, इस ग्राफियल फॉलिकल के थ्रू हो रहा है, मैच्योर फॉलिकल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे जैसे अभी तो मैच्योर हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एफएसएच, अब क्या होता है बच्चे, एक और हार्मोन प्रेजेंट होता है इन फीमेल्स जिसको हम कहते हैं एलएच। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये ब्रेक होगा एलएच की प्रेजेंस में, जिसको हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में होगा क्या कि फॉलिकल फॉलिकल तो अलग अलग हो जाएगा और जो एग है, जो ऊसाइट है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ऊसाइट जो बाद में किस चीज को फॉर्म करेगा, एग फॉर्म करेगा, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ऊसाइट जो है वो बेसिकली एग है और एग फॉर्मेशन और आगे एग में जो जितनी भी चीजें आएंगी जैसे एग फॉर्मेशन हो गया या मैं कह सकती हूँ ऊसाइट जो है वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। और ये जो फॉलिकल बचा है ये इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है जो कि अब फीमेल बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल है नहीं, ये अभी तक काम की चीज थी पर अब ये कॉर्पस ल्यूटियम को जो है वो काम की चीज नहीं। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो शेड हो जाता है फीमेल बॉडी से, कॉर्पस ल्यूटियम ये शेड हो जाता है फीमेल बॉडी के थ्रू, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो अगर मान लो ये oocyte जो है, ये जो एग है ये फर्टिलाइज हो गया तब तो ये जाइगोट बना देगा, तब तो ये नया फीटस बना देगा। पर अगर ये फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तब क्या होगा, फर्टिलाइज अगर नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम के साथ oocyte भी वेजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी से रिमूव हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और इसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोल रहा है एस्ट्रोजन का काम आप सुनेंगे अभी, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का काम अभी अपन सुनेंगे और कॉर्पस ल्यूटियम की भी थोड़ी सी कहानी हम देखेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है बेसिकली, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये भी सिक्रीट करता है आपका एक हार्मोन। इसकी भी एक चीज जान लो, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये भी आपके पास सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, यहाँ एक जगह एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन है, एक जगह प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन है। प्रोजेस्टेरोन जो है इसको हम कहते हैं बर्थ हार्मोन, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, बर्थ हार्मोन या प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, बर्थ हार्मोन। यानी बेसिकली ये प्रेगनेंसी वाले टाइम पे काम आएगा, प्रेगनेंसी लिख लो। ये होता है प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। काम क्या करता है ये काम बेटा ये करता है कि आपके जो आप कह लो यूट्रस बॉडी है ना, यूट्रस सेल्स हैं, उन यूट्रस सेल्स को मेंटेन करके रखना और उसके साथ साथ प्लेसेंटा को मेंटेन करके रखना, क्योंकि प्लेसेंटा एक इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मदर बॉडी और फीटस बॉडी को जोड़े रखेगा, ठीक है। तो वो जो कनेक्शन है ना उसे मेंटेन करके रखना, उसका फॉर्मेशन मेंटेन करके रखना, ये काम किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन का। तो हुआ क्या है यहाँ पे, ध्यान से एक बार वापस सुनना, ग्राफियन फॉलिकल बहुत सारे होते हैं एक फीमेल ओवरी में सॉरी ओवरी, एक फीमेल ओवरी में बहुत सारे ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट रहते हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल नहीं, ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल जो होगा जब ये प्राइमर स्टेज पे होता है तो इसको फॉलिकल्स ज्यादा चाहिए फॉर प्रोटेक्शन, और ये जब मेच्योर होता है तो हम इसको कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म करता है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन फॉर्म करेगा और ये एलएच की
प्रेजेंस में, एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में दो पार्ट्स में टूट जाएगा। दो पार्ट्स कौन से हो गए इसके? पहला पार्ट तो ऊसाइट है ना, ऊसाइट यानी एग, और दूसरा पार्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम व्हाइट कलर का एक पोर्शन होता है, व्हाइट कलर का लिक्विड होता है जो सिक्रीट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जिसको हम कहते हैं बर्थ हार्मोन या फिर प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, यानी ये यूट्रीन वॉल, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, यूट्रीन वॉल के मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। तो ये प्रोजेस्टेरोन का काम समझ में आया। और oocyte जो है ये एग की फर्टिलाइजेशन, और ये तो आगे निकल गया है ना, oocyte की कोई दिक्कत नहीं। चलो अब पढ़ो। In addition to ovary also produces two group of steroid hormones called estrogen and progesterone। दो hormones अभी अपन ने बात करी। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जिसका अभी अपन ने देख लिया, बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल हैं, एंड स्ट्रोमल टिश्यूज, स्ट्रोमल सेल्स, स्ट्रोमल टिश्यूज। ये स्ट्रोमल टिश्यूज बेसिकली हेल्प करती है ग्राफियन फॉलिकल को मेच्योर होने में, जो ओवेरियन फॉलिकल है उसकी प्रेजेंस में, तो मेंटेनेंस का काम थोड़ा सा स्ट्रोमल टिश्यूज देखती है। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। एक बार ओव्यूलेशन के बाद जो है ब्रेक डाउन हो जाना, कॉर्पस ल्यूटियम का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो दो पार्ट्स बनाएगा। कौन से हैं वो दो पार्ट्स? पहला इज कॉर्पस ल्यूटियम which secretes a hormone called progesterone। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा बेटा? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा, अभी अपन ने बात करी ली। और दूसरा oocyte तो बन ही रहा है, वो तो चीज है ही, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब अगर मैं बात करती हूँ एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन देखो मल्टीपल काम करेगा। एस्ट्रोजन क्या क्या काम कर रहा है? यहाँ पे सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को मेंटेन करना, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स मेंटेन करना, या फिर आप बोल सकते हो डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, तो उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब फीमेल्स में जैसे अनलाइक मेल्स में जो जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, फीमेल में थोड़े से डिफरेंट होंगे ऑफ कोर्स। फीमेल में क्या क्या चीजें हो सकती है? हाई पिच वॉइस, है ना, हाई पिच वॉइस, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट, ये सारी ही चीजें जो होंगी, ये सारी चीजें देखी जाती है बाय जितने भी आफ्टर प्यूबर्टी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे ही कंट्रोल किए जाते हैं बाय एस्ट्रोजन। क्लियर? तो एस्ट्रोजन बहुत काम की चीज है, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा असेंशियल। जैसे अपन ने अभी मेल्स में टेस्टोस्टेरोन देखा था, यहाँ एस्ट्रोजन है। तो मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट्स द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। जैसे मेल सेक्सुअल बिहेवियर देखा था हमने टेस्टोस्टेरोन को भी कंट्रोल करते हुए, फीमेल में एस्ट्रोजन होगा जो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। Progesterone supports pregnancy. Progesterone also acts on the mammary gland and stimulates the formation of alveoli, sac-like structure which store milk and milk secretion. तो प्रोजेस्टेरोन का ना सिर्फ यूट्रीन वॉल को फॉर्म करने में, यूट्रीन वॉल का फॉर्मेशन में, यूट्रीन वॉल की मेंटेनेंस में काम है, बट ऑल्सो इट इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। जो मेमोरी ग्लैंड्स है जो डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स, उसमें मतलब मिल्क प्रोडक्शन भी काम किसका आ जाएगा? प्रोजेस्टेरोन का। तो प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल्स में दो हार्मोन्स पढ़े हैं हमने, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मेल में हम बात कर चुके हैं टेस्टोस्टेरोन की। क्लियर है? चलिए, ओके। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारे सारे हार्मोन्स कंप्लीट हो जाते हैं। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत हमने की थी हाइपोथैलेमस से, है ना। तो एक बार क्विक रिविजन बताती हूँ। हाइपोथैलेमस से तुमने शुरुआत की, ब्रेन में प्रेजेंट है, ब्रेन में तीन है ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल, याद रखना ये चीज। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड यानी जैसे अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी को, है ना, उस पिट्यूटरी को भी मेंटेन करने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर, ऐसा समझो, ठीक है। फिर आता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी क्या काम करेगा बेटा? पिट्यूटरी आपके पूरे बॉडी के जितने भी सारे ग्लैंड्स है उनको मेंटेन करना, उनका जो
क्या सिक्रीशन है, उनका सारा सिक्रीशन देखना, पूरी बॉडी में जितना मैकेनिज्म चल रहा है सब पिट्यूटरी को पता है, ठीक है। तो वो ऐसा प्रिंसिपल है, ठीक। नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद पाइनियल। पाइनियल की अगर हम बात करें, अगेन ब्रेन में लोकेटेड है। पाइनियल से नीचे आ जाएंगे तो थायराइड। थायराइड और थायराइड के जस्ट पीछे नेक रीजन में आ गए तो थायराइड। थायराइड के नेक्स्ट रीजन में प्रेजेंट होता है पैराथायराइड। थायराइड अगर मान लो गोइटर जिसको हम कहते हैं कि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन मतलब एक्स्ट्रा सिक्रीशन भी सही नहीं है और कम भी सही नहीं है, तो थायराइड की प्रॉपर अमाउंट में मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो थायराइड हो गया। फिर पैराथायराइड आता है, अगेन नेक रीजन में ही, थायराइड के जस्ट पीछे 4 लोब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो स्टमक के पास में लोकेटेड रहता है कौन, सबसे बढ़िया आदमी, पेनक्रियास, है ना। पेनक्रियास जो है वो हेल्प करता है, वो दोनों तरीके से काम करता है ना। पेनक्रियास इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स हमने उसके अंदर पढ़ ली है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर हम थोड़ा सा और उससे नीचे आते हैं तो किडनीज। किडनीज क्या काम करेगी, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट, किडनी कुछ काम नहीं करेगी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है एड्रीनल। एड्रीनल को हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, है ना, जो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करेगा। तो एल्डोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया एल्डोस्टेरोन, हो गया एड्रीनल, हो गया। इसके बाद आता है टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। ओवरीज की अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाएंगी। और अगर मैं टेस्टिस की बात करूं तो वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करेगी इन मेल्स। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है फ्रॉम हेड, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता हुआ टू दी एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है। तो ये हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर चलता, पूरा सिस्टम चलता है, पूरा हार्मोनल सिस्टम चलता है, ये हमने अभी शॉर्ट में एक ब्रीफ डिस्कशन। फिर उसके बाद आता है, अब हम बात जो करने वाले हैं वो है हार्मोन रेगुलेशन की, कि भाई अब जितने हार्मोन्स बन रहे हैं, ग्लैंड्स बना रही है ऑफ कोर्स, पर ग्लैंड्स बना रही है और कुछ ऐसा सिक्रीशन कर रही है जिसको हम हार्मोन्स कह रहे हैं, और वो एक टारगेटेड साइट पे पहुंच रहे हैं। पर क्या उसमें हार्ट का रोल है यार? अगर हार्ट मान लो नहीं होगा, क्या करोगे तुम लोग, हैं? अगर हार्ट चलना बंद हो गया, जी पाओगे? सोचो। तो हार्ट इंपॉर्टेंट है ना। हार्ट सिर्फ ब्लड का फ्लो नहीं करवा रहा। अभी हमने क्या बात करी थी, जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम बोलते हैं ना कि भाई जो हार्मोन बन गया है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तुमको किसकी जरूरत पड़ेगी? हार्ट। हार्ट की जरूरत पड़ेगी, ब्लड की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? है, पानी से तुमको काम है तो तुम मोटर चालू करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ। तो जैसा मोटर है वैसा ही अपना हार्ट है, और जैसे मोटर चालू करते ही पानी का फ्लो होता है तो हार्ट चालू करते ही तुम्हारा ब्लड का फ्लो होगा, सिंपल। तो अब अगर ब्लड का फ्लो हो रहा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। तो वही चीज होनी है यहाँ पे कि हार्ट क्या करेगा बेटा, आपका एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को लेके जाएगा, और ब्लड आपके हार्मोन का, ठीक है। चलो अब इधर देखते हैं, हार्मोन, हार्ट पढ़ेंगे अभी अपन, किडनी पढ़ेंगे, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट इज योर इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। तो बड़ा ही ब्रीफ ब्रीफ चीजें हैं, जल्दी से देखते हैं क्या बोलता है। चलिए इसको देखते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, नाउ यू ऑल नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स, हाउएवर एज मेंशन्ड अर्लियर हार्मोन्स आर आल्सो secreted by some tissues which are not endocrine gland. For example, atrial wall of our heart secretes a very important peptide hormone called atrial ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन। तो एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन जो होगा, ये एएनएफ, ये कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? आपका एट्रिया, आपका हार्ट का जो अपर चेम्बर होता है ना, एट्रिया, वो प्रोड्यूस करेगा। तो तुम सोच के देखो, ये तुमको कितना नई चीज मिल गई। मतलब बाकी जगह पे तो हार्मोन हमने देखा ही, पूरी बॉडी में हार्मोन है, पर हार्ट में भी एज अ हार्मोन कोई चीज एक्ट कर सकती है, कोर्स कर सकती है। तुम्हारा जो एट्रियल वॉल है, वो एट्रियल वॉल हार्मोन रिलीज करेगी, क्या? एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एएनएफ, ठीक है, विच डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। काम क्या है बेटा जी इसका? ये ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, एएनएफ इज सिक्रीटेड विच कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। दो वर्ड आते हैं बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन। डायलेशन मतलब होता है कि ब्लड वेसल, जैसे मान लो ये इसका डायामीटर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होगा,
ये ब्लड वेसल का नॉर्मल डायमीटर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन तो बड़ा आसान वर्ड होता है ना, तो हमें समझ में आ जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ जाएगा। जैसे ही सिकुड़ जाएगी, अब तुमने क्या किया, जैसे एक बहुत ऐसा नॉर्मल पाइप था, तुमने उस पाइप को पतला कर दिया, छोटा कर दिया उसका डायमीटर। अब क्या होगा, जो पानी होगा वो तेजी से फ्लो होगा, है ना। सेम वही होता है, अगर हमारी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो ब्लड का फ्लो तेजी से होता है, यानी इस टाइम पे ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं इसको। वेसो मतलब आपकी ब्लड वेसल, तो वेसल का छोटा नाम है वेसो, ठीक है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर ब्लड का सॉरी जो आपका वेसल है उसका डायमीटर बड़ा छोटा हो जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज और सुनना, वेसो डायलेशन। डायलेशन मतलब होता है बड़ा हो जाना, यानी जो आपका वेसल का डायामीटर था वो इंक्रीज हो गया, तो जितना पहले था उससे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या हुआ, अब आपने पाइप देखो, पाइप का ही एग्जांपल लो, बेस्ट तरीके से समझ पाओगे। एक तो तुमने नॉर्मल पाइप था, नॉर्मल पाइप को अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे तो वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण पानी जो है उसमें बहुत तेजी से निकलेगा, ठीक। अगर तुम वही पाइप को थोड़ा मोटा पाइप कर दोगे तो उससे पानी थोड़ा आराम आराम से निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है एएनएफ, देखना, एएनएफ जो है आपकी बॉडी में, आपका ब्लड में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज ना होने के लिए, यानी उसको डिक्रीज रखता है, ठीक है, कि भाई ब्लड प्रेशर कुछ भी चीज से इंक्रीज ना हो। काम कैसे करेगा ये, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है उस टाइम पे ये क्या करता है, ये वेसो डायलेशन करता है, यानी वेसल को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, जिसके कारण अब जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। तो इस टाइम पे ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे जो वो ब्लड जाएगा वो बहुत तेजी से जाएगा, तो उस कॉन्ट्रैक्शन वाले टाइम पे एएनएफ जो होगा वो आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ योर ब्लड वेसल, जिसको हम कहते हैं वेसोडाइलेशन। When blood pressure is increased, ANS secretes which causes the dilation of blood vessels. Simple. ठीक है, दिस रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर। इसके कारण क्या हो गया बेटा, ब्लड जो है अब नॉर्मल तरीके से फ्लो करेगा, क्योंकि अब ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, इन डायलेटेड ब्लड वेसल। डायलेटेड यानी अब उसका डायमीटर बड़ा हो गया, है ना, तो अब आराम से ब्लड का फ्लो होगा। नेक्स्ट, द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, कौन सी सेल है, जक्स्टा जेजी सेल्स, इनको बोला जाता है जेजी सेल्स। कभी दिखे तो भावुक मत होना। जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, किसकी सेल्स हैं, किडनी की। प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोएनिन। एरिथ्रोपोएटिन जो है, अब कहीं ना कहीं एरिथ्रो, एरिथ्रो वर्ड मतलब क्या हो जाता है बेटा, एरिथ्रो मतलब हो जाता है आपका आरबीसी से रिलेशन है ना। तो एरिथ्रोपोएटिन विच स्टिमुलेट्स द एरिथ्रोपोएसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये हार्मोन क्या काम कर रहा है बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करेगा। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल किडनीज की प्रोड्यूस करती है कौन सा हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है एरिथ्रोपोएसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज में हेल्प करता है। थर्ड आता है एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स कैसे काम करेंगी, एंडोक्राइन सेल्स present in different parts of gastrointestinal tract secretes 4 major peptide hormone, 4 हार्मोन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कैसे काम करेगा, चलो पहले नाम देख लो, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके। सीसीके यानी क्या होता है, कोलेसाइटो, याद देखो, करना कैसे इसको याद, कोलेसाइटोसिस्टोकिनिन, कोलेसिस्टोकिनिन, ठीक है। तो कोलेसिस्टोकिनिन जो है ये सीसीके, इसको ऐसे नाम याद करा करो, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं ना, तो इनको छोटा करके। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब पहला पहला एक एक देखेंगे। सबसे पहले गैस्ट्रिन का बोल रहा है, गैस्ट्रिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन।
कहाँ पे होगा बेटा जी? आपके स्टमक के अंदर होगा। तो स्टमक में गैस्ट्रिन जो है वो किसका प्रोडक्शन करा देगा? आपके HCl का। कोई किसका प्रोडक्शन कराएगा ये? HCl का। ठीक है, HCl का प्रोडक्शन ये स्टमक के अंदर करा देता है एंड स्टिमुलेट प्लस पेप्सिनोजन। प्लस पेप्सिनोजन, दोनों ही चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास सिक्रेटिन। Secretin acts on exocrine pancreas and stimulates the secretion of water and bicarbonate ions. बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन सिक्रेटिन कराता है। और किस पे एक्ट कर रहा है? पेनक्रियाज पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, पेनक्रियाज के थ्रू फॉर्म हो रहा है। सीसीके हो गया आपका कोलेसिस्टोकिनिन। ये आपका किस पे काम करेगा बेटा? ये काम करता है ऑन बोथ पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस रिस्पेक्टिवली। दोनों ही चीजों पे काम करेगा ये। क्या कौन कौन सी चीजों पे काम कर रहा है? सीसीके, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। अब हमको ये चीज पता है, गॉल ब्लैडर जो है बाइल को स्टोर करता है, ठीक है, और पेनक्रियाज अभी अपन ने जान लिया पेनक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन करता है। ठीक, तो यहाँ पे यही दोनों काम करेंगे कि सीसीके क्या करता है? बेसिकली स्टिमुलेट करता है द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, कि पेनक्रियाटिक एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, तभी वो पेनक्रियाटिक एंजाइम से ही जितनी चीजें उनका ब्रेकडाउन होना है। सेकेंड आ जाता है बाइल जूस। ठीक है, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो बाइल जूस का फॉर्मेशन बाइल जूस को स्टोर कर सके। ठीक है, जीआईपी कौन हो गया अपने पास? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, ये रखो, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो जीआईपी इनहिबिट्स, अब नाम में ही इनहिबिट है यानी रोकना। ठीक है, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। तो ये जितनी भी गैस्ट्रिक इनहिबिशन यानी कि जितनी भी प्रोसेसेस कंप्लीट हो रही हैं, जितनी भी चीजें बन रही है, ये सब चीजों को इनहिबिट करेगा। जैसे कि जीआईपी इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड मोटिलिटी। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स। These factors are essential for normal growth tissues and repairing for or regeneration. अब होता क्या है ना बेटा, ग्रोथ फैक्टर्स का काम समझना। ग्रोथ फैक्टर्स कैसे काम करते हैं कि मान लो तुम्हारी ये सेल है, तुम्हारी ये सेल है, ठीक है, इस सेल के ऊपर बहुत, ये इस तरीके से मैं लेयर टिश्यू बना देती हूँ एक सेल। ठीक है, अब कई बार किसी भी तरीके से अगर ये सेल ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये सेल अगर ब्रेक हो जाए तो होता क्या है कि जो साइड की सेल्स होती है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ये कौन सा हार्मोन, कौन सा फैक्टर रिलीज कर रही है? सॉरी, हार्मोन नहीं, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है बेटा जी? ये क्या है? ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर काम क्या करता है? ग्रोथ फैक्टर काम कैसे करता है? ये ग्रोथ फैक्टर बेसिकली ये आपके रप्चर्ड स्किन को जोड़ देता है, यानी यहाँ एक और नई सेल का फॉर्मेशन कर देंगे ये सारे ग्रोथ फैक्टर मिलके। होता क्या है, तुमने ये चीज सबसे मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ, ये तुम सबके साथ हुआ होगा, कई बार स्किन हट जाती है ना, कई बार कोई नेल से या कभी खरोंच वरोच आने पे, तो हाथ पैर पे स्किन जो है वो रप्चर हो जाती है, तो वहां की सेल वापस कैसे बन जाती है? सेल कैसे बनती है कि भाई वहां पे ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होता है। जो आसपास की सेल होती है ना, वो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करना शुरू करती है। ग्रोथ फैक्टर से और ज्यादा जो आसपास की सेल होती है उनको पता लग जाता है कि भाई सेल डिवाइड होनी है ना, ये बोलती है सेल डिवाइड होनी है, सेल डिवाइड होनी है। जब सेल डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई होगी, जब सेल मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर है वो क्या कर देगा? एक जगह एक लेवल को भर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गई? भराई हो गई बेसिकली। जो सेल टूटी थी, जो सेल हट गई थी, अब वो जगह खाली हो गई थी ना, वहां पे एक नई सेल आ गई। तो यही काम होता है ग्रोथ फैक्टर का। तो ग्रोथ फैक्टर आर वेरी एसेंशियल। तो जब भी कोई चीज रप्चर हो जाती है उसमें ग्रोथ फैक्टर बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर क्या काम करते हैं? ये रीजनरेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल का काम करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग हार्मोन एक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। नाउ सी, होगा क्या? अब बड़ा आसान चीज है, बहुत ही सिंपल चीज होने वाली है यहाँ पे। एक होगा आपका टारगेटेड साइट,
पहले तो ऑर्गन बनाते हैं। ये आपका कोई ग्लैंड, ये ग्लैंड सिक्रीट करेगा कोई ना कोई हार्मोन, ठीक है, यहाँ कोई हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, ग्लैंड है, ग्लैंड ने कोई ना कोई हार्मोन बनाया होगा डेफिनेटली। अब ये हार्मोन क्या करेगा बेटा, अब ये हार्मोन ट्रैवल करेगा, किसके थ्रू ट्रैवल करता है हार्मोन, थ्रू योर ब्लड, और पहुंच जाएगा ये कहाँ पे, टारगेटेड साइट पे। टारगेट टिश्यू में बहुत सारी सेल्स है ना, तो इनकी कोई एक सेल होगी, इनकी कोई एक सेल होगी जहां पे ये आके खड़ा हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे टारगेट सेल। तो ये क्या करता है, टारगेट सेल पे आके खड़ा हो जाता है। अब टारगेट सेल पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स, क्या प्रेजेंट है बेटा जी, यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स, कुछ अंदर की तरफ प्रेजेंट है, कुछ बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, अंदर की तरफ कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कुछ रिसेप्टर्स बाहर की तरफ प्रेजेंट है, क्लियर। अब जो रिसेप्टर जो रिसेप्टर बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, और जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है इनको हम कहेंगे इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। तो दो तरीके के रिसेप्टर्स हैं, इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स और एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। बट इससे पहले आपको एक चीज जाननी जरूरी है कि मैम क्या चीज है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर से बाइंड होगी और कौन सी चीज है जो इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर से बाइंड होगी, ठीक है, तो जल्दी से वो जानते हैं। अब होना क्या है कि हार्मोन ने टारगेटेड साइट तक जाना है, ठीक, तो उसके लिए क्या जरूरी है, चलो इसको पढ़ते हैं। Hormones produce their effect on the targeted tissue by binding to a specific protein called hormone receptors. अब हार्मोन अगर आगे जाना चाहता है तो उसको सेल के अंदर अगर जाना चाहता है तो हार्मोन को किससे बाइंड होना पड़ेगा बेटा, हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ेगा। अगर इस हार्मोन को सेल के अंदर जाना है तो इसे हार्मोन किससे बाइंड होना पड़ेगा, हार्मोन रिसेप्टर से, ठीक है। अब ये रिसेप्टर कोई भी हो, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला, तो हार्मोन को अगर अंदर पहुंचना है सेल के तो उसको रिसेप्टर से मिलके अंदर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, कंबाइन होके अंदर पहुंचना पड़ेगा। सो टारगेटेड टिश्यू वो तभी जा सकता है। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेटेड सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड दीज रिसेप्टर आर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेटेड सेल। अंदर अगर प्रेजेंट हुए तो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कई बार ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। फिर बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करती हूँ हार्मोन की, और हार्मोन अगर ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है, अगर हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो इसको हम बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन चुका है अब, ठीक है, एक साथ काम करेगा अब ये। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। अब देखो होता क्या है, रिसेप्टर ना, एक रिसेप्टर एक हार्मोन के लिए ही बना है, वो कोई और हार्मोन को नहीं ले सकता, चाहे कितने भी हार्मोन उसके पास आए, पर वो रिसीव किसको करेगा, सिर्फ एक हार्मोन को, ठीक है। तो हर हार्मोन का एक अलग रिसेप्टर है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एड्रेनालाइन की तो उसका एक अलग रिसेप्टर है, अगर मैं बात करती हूँ इंसुलिन की तो उसका एक अलग रिसेप्टर है, ठीक है। तो सारे ही हार्मोन्स का एक अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर ही उसे रिसीव कर सकते हैं। यानी तुम जैसे एयरपोर्ट पे जाते हो ना, अब एयरपोर्ट पे जाने के बाद वहां पे खड़े रहते हैं ना लोग जो आपको रिसीव करने आए हैं, है ना, तो वो हर किसी को थोड़ा ना लेके चल जाएंगे, वो उसी को लेके जाएंगे जिसका लेने आए हैं, जिसके लिए बोर्ड लेके आए हैं उसी को लेके जाएंगे। तो जिसका वो बोर्ड है सिर्फ वही उनके साथ जा सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं चला जाएगा। अगर उसमें मिस्टर दुबे लिखा है तो दुबे जी को ही लेके जाएंगे, अलग नहीं, शर्मा जी नहीं जाएंगे उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका हार्मोन है वही वो रिसेप्टर उसी हार्मोन को लेके जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ क्या बोलता है, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक।
Hormone receptor complex formation leads to a certain biochemical changes in the targeted tissues. Targeted tissues metabolism and hence physiological functions. They are regulated by hormones on the basis of their chemical nature. Hormones can be divided into, देखो भाई 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया. क्या क्या है 4 ग्रुप्स? पहला आता है पेप्टाइड ग्रुप. पेप्टाइड यानी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनेशियस जितने हॉर्मोन्स होंगे हमने उनको बोल दिया. ये हॉर्मोन्स लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं. कैसे होते हैं ये? लिपिड इनसॉल्युबल. ठीक है, लिपिड इनसॉल्युबल हॉर्मोन्स होते हैं ये. अब ये क्या करेंगे, जैसे कि कौन से हो गए? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, ये सारे हॉर्मोन्स पेप्टाइड हॉर्मोन्स है और ये लिपिड इनसॉल्युबल हॉर्मोन्स है. अगले हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं. स्टेरॉइड्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टेरॉइड्स में आ गया कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन. अब ये सारे प्रोजेस्टेरोन, ये सारे नाम आप देखो, ये सारे स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स तो अपने आप में एक फैट का टाइप है. तो ये क्या होता है बेटा? लिपिड सॉल्युबल. ये क्या होगा? लिपिड सॉल्युबल. तो ये ऊपर वाला लिपिड इनसॉल्युबल है पेप्टाइड, स्टेरॉइड वाला लिपिड सॉल्युबल. अगला आ जाता है आइडोथायरोनिन. आइडोथायरोनिन्स भी आ जाते हैं आपके पास लिपिड सॉल्युबल्स, सेम है, दोनों ही लिपिड सॉल्युबल है. आइडोथायरोनिन्स भी, और पेप्टाइड है बस लिपिड इनसॉल्युबल, याद रखना ये चीज. अगला अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जैसे कि इपिनेफ्राइन, ये भी इनसॉल्युबल. कौन से लिखा है? ब्लू. ये भी कैसा है बेटा जी आपके पास? लिपिड इनसॉल्युबल. तो लिपिड इनसॉल्युबल आपके पास दो हैं, दो आपके पास लिपिड सॉल्युबल आ जाते हैं. ठीक है. हॉर्मोन्स व्हिच इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेटेड सेल बट जनरेट अ सेकंड मैसेंजर. अब सुनना, आराम आराम से एक एक चीज को समझना. ये समझ में आया? लिपिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल दो ऐसे हैं, अमीनो एसिड और पेप्टाइड वाले जो कि लिपिड इनसॉल्युबल हैं, और दो ऐसे हैं स्टेरॉइड और अपने कौन से वाले? ये आइडोथायरोनिन वाले, ये है लिपिड सॉल्युबल. ठीक, लिपिड सॉल्युबल आराम से ट्रेवल कर जाएंगे, लिपिड सॉल्युबल इजीली ट्रेवल कर सकते हैं. लिपिड इनसॉल्युबल आसानी से ट्रेवल तो कर नहीं सकते, तो उनको किससे बाइंड होना पड़ेगा बेटा जी? देखो अब क्या होगा, अगर ये हार्मोन जो आ रहा है ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा? लिपिड इनसॉल्युबल को. यहां लिखती हूँ लिपिड. अगर ये लिपिड इनसॉल्युबल को बिलोंग करेगा तो लिपिड उसको जाने नहीं देगा अंदर की तरफ, तो वो क्या करेगा? बाहर वाले रिसेप्टर से कंबाइन करेगा, यानी आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर से बाइंड होगा. ठीक है, और अगर वो चीज लिपिड सॉल्युबल रही तो वो आपके इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा. सिंपल. तो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर से वो बाइंड करेगा जो लिपिड सॉल्युबल होगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा और यहाँ पे आके बैठ जाएगा. और कौन सा कॉम्प्लेक्स बना लिया बेटा जी इसने? कौन सा कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये? हार्मोन कॉम्प्लेक्स. कौन सा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स? है ना, हार्मोन भी है रिसेप्टर भी है, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. और अगर इनसॉल्युबल होगा तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर से जाके मिलेगा. ठीक है, क्लियर है बात? अब देखना इंट्रासेल्यूलर वाला क्या होता है. अगर ये इंट्रासेल्यूलर वाले के साथ मिल जाता है हार्मोन, तो ये क्या करेगा बच्चे? क्योंकि ये सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर चल रही है ना, तो ये क्या करेगा? ये फॉर्मेशन ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले ये अफेक्ट करेगा आपके डीएनए को, और डीएनए पे जाके ये कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएगा. डीएनए पे जाके ये कॉम्प्लेक्स, पूरा आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है ये आके डीएनए पे जुड़ जाएगा. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आके डीएनए पे जुड़ जाएगा. जैसे ही ये डीएनए पे आके जुड़ जाएगा ये मैसेज करेगा, ये मैसेज किसको पहुंचाएगा? ये मैसेज बोलेगा एमआरएनए को, अब बनाओ एमआरएनए. एमआरएनए का फॉर्मेशन, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा अपन? ट्रांसक्रिप्शन. है ना, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे डीएनए से आरएनए बनेगा, है ना. तो यहाँ एमआरएनए बन गया. एमआरएनए के बाद यहाँ पे बनता है प्रोटीन.
एमआरएनए तो बीच का काम, मैसेंजर काम कर रहा था, अब बनेगा प्रोटीन। प्रोटीन, जब एमआरएनए प्रोटीन बनाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो हुआ क्या कि रिसेप्टर बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स आके क्या करता है, ये डीएनए के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो खेला चल रहा है। तो ये क्या करता है, किससे आके जुड़ जाता है बेटा, आपके डीएनए के साथ आके जुड़ जाता है। डीएनए के साथ आके जुड़ते ही ये एमआरएनए फॉर्म करना शुरू कर देता है। एमआरएनए फॉर्म करेगा तो इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद ये फॉर्म कर देता है आपका प्रोटीन, जिस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। एक बार अगर प्रोटीन बन गया तो फिर ये क्या बनाना शुरू कर देगा आपके अंदर, कैरेक्टर्स, या कैरेक्टर्स को कह लो फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो जितने चेंजेस ये हार्मोन चाह सकता है और कराना है इसने, सारी चीजें कराने लग जाता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। पर ये तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, इसके बाहर एक लेयर भी तो प्रेजेंट होगी ना, इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होगी। और ये लेयर कौन है बच्चे, ये लेयर किसकी लेयर है, ये है सेल मेम्ब्रेन। कौन है ये, सेल मेम्ब्रेन। तो हुआ क्या, ध्यान से समझना, जब कोई लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन आपकी सेल के अंदर मूव करता है, तो वो कैसे अंदर जाएगा, लिपिड सॉल्यूबल होना जरूरी है उसने, है ना। लिपिड सॉल्यूबल होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, लिपिड सॉल्यूबल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। वैसे ही वो न्यूक्लियर लेयर को भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर लेयर को भी क्रॉस कर जाएगा। अंदर उसके प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर बैठा है आपके पास, न्यूक्लियस के अंदर बैठा है आपके पास डीएनए। ये डीएनए से आएगा, डीएनए को बोलेगा भाई मैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हूँ, मुझे अपने साथ जोड़ लो। डीएनए कहेगा ठीक है भाई जुड़ जाओ। जब ये डीएनए के साथ जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा एमआरएनए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन फाइनली क्या कर देगा, आपको जितने फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाने हैं, जितनी चीजें चेंज होनी है, सारे आपको चेंजेस नजर आ जाएंगे। क्लियर। ये तो बात रही हमारे पास इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर, इंट्रासेल्यूलर हार्मोन रिसेप्टर की। ये किसकी बात है, इंट्रासेल्यूलर की, है ना। अब अगर मैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर का हार्मोन मैकेनिज्म देखूं तो वो कैसा होगा, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अब वो बाइंड किससे करेगा बेटा, सेम ये न्यूक्लियस, पर इस बार वो न्यूक्लियस से बाइंड नहीं करेगा, तो अपन इसको बड़ा बनाने के बजाय सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, देखो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कि भाई अब मुझे तुम अंदर तो आने दे नहीं रहे, है ना। ओके ओके। तो इसने क्या किया, इसका रिसेप्टर ऐसे बैठा था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर था बच्चे, अभी जो पढ़ा अपन ने वो इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर था। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर की। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर बोलता है भाई यही का यही मुझे हार्मोन पकड़ा दे, ये, और ये इस सेल मेम्ब्रेन पे ही एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं इतनी देर से, कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा जी, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये सेल मेम्ब्रेन पे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये सेल मेम्ब्रेन ही चल रही है, और इस सेल मेम्ब्रेन पे ही ये चीज बना लेता है, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन पे ही ये चीज बना लेता है। इसके बाद क्या होता है, जब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया, अब क्या होता है बच्चे, अब इसके बाद ये जनरेट करता है एक रिस्पॉन्स। क्या जनरेट करेगा, ये पहला रिस्पॉन्स, जेनरेट रिस्पॉन्स 1, पहला रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ये पहला रिस्पॉन्स क्या करेगा, जाके एक्टिवेट करेगा और जनरेट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर को।
सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, अब सेकेंडरी मैसेंजर अभी हम पढ़ेंगे CAMP, बहुत सारी चीजें हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेंगी। सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, उसको आप कह सकते हो रिस्पॉन्स 1 अगर जनरेट हुआ है तो सेकेंडरी मैसेंजर को ऐसा आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी मैसेंजर बेसिकली उसका मैसेज लेके जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर के पास जैसे ही ये बात पहुंच गई तो अब सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और रिस्पॉन्स किसके लिए बनाएगा बेटा, फिजियोलॉजिकल चेंज के लिए। क्या रिस्पॉन्स बनाएगा, कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल चेंज के लिए, पर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब फिजियोलॉजिकल चेंज तो हो गया, इसको ऐसे ही रख दो, फिजियोलॉजिकल चेंज तो हो गया, पर इसके अंदर काम आ जाता है सेकेंडरी मैसेंजर। जब फिजियोलॉजिकल चेंज करवाता है तो यहाँ पे काम आता है आपके एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं एंजाइम्स का, और चीजों को प्रोसेस जितने हैं उनको कंप्लीट भी कर जाते हैं। तो एंजाइम्स बहुत एसेंशियल है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर हार्मोन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैकेनिज्म चल रहा है, उसमें काम आएगा आपका एंजाइम। और कब काम आएगा, जब सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंज करवाएगा, तो उस टाइम पे कौन काम आएगा, एंजाइम काम आएगा। चलो अब इसको रीड करते हैं तो तुमको समझ में आएगी चीज। ओके, now what happen is the hormone which interact with the membrane bound receptor normally do not enter the targeted cell. membrane bound receptor कौन हो गया बेटा आपके पास, membrane bound receptor कौन से हो गए आपके, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स जो कि अंदर की तरफ जा नहीं सकते। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स अब ये क्या करेंगे, टारगेटेड सेल के अंदर तो जा नहीं सकते, प्रवेश तो निषेध है इनका, बट जनरेट अ सेकंड मैसेंजर। अब ये सेकंड मैसेंजर जनरेट करेंगे, एक नया मैसेंजर जनरेट करेंगे, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक AMP, CAMP। ठीक है, IP3, कैल्शियम आयंस, कुछ भी चीज को जनरेट ये कर सकते हैं, which in turn regulate the cellular metabolism, hormone which interact with the intracellular receptor। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर से आगे आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस देख सकते हो। सेकंड आता है, अगर मैं इंट्रासेल्यूलर की बात करूं तो इंट्रासेल्यूलर में बड़ा अपन ने आसान तरीका देखा है। इंट्रासेल्यूलर के साथ क्या होगा, जैसे कि मोस्टली रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन और द क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। जीनोम क्या है बच्चे आपका, DNA, है ना। जीनोम क्या है आपके पास, DNA। तो DNA के साथ ये बाइंड करता है। कम्यूटेटिव, द बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल इफेक्ट। तो इसके बाद सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस, जैसे mRNA में कंप्लीट फॉर्मेशन होना, उसका ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनना, और फाइनली आपको जो है वो रिजल्ट दिख जाता है। फाइनली वो हार्मोन का जो एक्शन है वो आपको नजर आ जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपके एनसीईआरटीज में डायग्राम है, इसको भी देख लो। ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिस्पॉन्स, है ना। अब इसमें क्या करेगा, हार्मोन आएगा, रिसेप्टर से टकराएगा। इसने एग्जांपल लिया FSH का, FSH बीइंग अ नॉन लिपिड हार्मोन, या हम कह सकते हैं कि ये एंटर एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये अंदर डायरेक्ट नहीं आ सकता, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर इसको सेल मेम्ब्रेन पे ही मिल जाएगा। ठीक, अंदर आने के लिए ये पहले एक रिस्पॉन्स 1 जनरेट करेगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, कुछ भी हो सकता है, CAMP यानी साइक्लिक AMP, या फिर कैल्शियम आयन का फॉर्मेशन। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देगा कि भाई अब इसका काम करवाना है कि नहीं। बायोकेमिकल यानी कौन आ गया बेटा आपका, एंजाइम आ गया। ये एंजाइम्स का काम बता रहा है, एंजाइम्स भी नेसेसरी है। एंजाइम के एक्शन से, जैसे ही एंजाइम काम करेगा उस एक्शन से आपको क्या मिलेगा, फिजियोलॉजिकल चेंज मिलेगा। क्या चेंज हो सकता है, अब अगर हम FSH की बात कर रहे हैं तो वो ओवेरियन की ग्रोथ दिखाएगा, जो अभी अपन ने देखा ना कि फॉलिकुलर ग्रोथ। तो मेच्योर करने के लिए, ओवेरियन फॉलिकल को मेच्योर करने के लिए, ग्राफियन फॉलिकल बनाने के लिए FSH का काम है। तो FSH क्या काम करेगा, वो ग्राफियन फॉलिकल को मेच्योर या सिंपल फॉलिकल को मेच्योर करना, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिस्पॉन्स है। इंट्रासेल्यूलर की देखो, तो इंट्रासेल्यूलर में कह रहा है हार्मोन ले लिया इसने एस्ट्रोजन, है ना, ये डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर भी चला जाएगा ये डायरेक्ट, इतना, क्योंकि लिपिड सॉल्यूबल है ये। ठीक है, ये कैसा है, लिपिड सॉल्यूबल। लिपिड सॉल्यूबल, ठीक है, वो कैसा था,
ये कैसा है? लिपिड इनसॉल्यूबल। अब ये लिपिड सॉल्यूबल है तो ये डायरेक्ट अंदर जाता जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी निकल जाएगा और अंदर बनाएगा हार्मोन कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये डीएनए के साथ बाइंड करेगा, फिर आएगा एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से फाइनली फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो जितना रिस्पॉन्स दिखना है, जितने चेंजेस दिखने हैं वो ऐसे दिख जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आप लोगों को, अगर आप लोग प्रारंभ बैच से जुड़ते हैं तो बच्चों आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो देखो एनोटेशन पीडीएफ्स तो आपको मिल ही जाएंगी, आप लोग टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हो। आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको एक बार विजिट करके देखो, क्योंकि बहुत सारी क्विजेज हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारी अपडेट्स है जो शायद तुमको अभी तक पता ही नहीं है ना। एक बार तुम लोग विजिट करोगे ऐप तो तुमको पता लगेगा। एप्लीकेशन वेबसाइट विजिट करो, है ना। एक बार वेबसाइट विजिट करो, टेलीग्राम ऐप को विजिट करो, तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा चैनल का लिंक। तो एक बार देखोगे तब तुम समझ पाओगे कि क्या क्या चीजें मिल रही है। ठीक है, ओके एवरीवन, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। दैट वाज चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है, शुड से टॉपिक ही नहीं, चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके साथ अब हम अगला नए चैप्टर पे चलने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।